नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और मेरे प्यारे बच्चे जो हमारी मास्टर 30 सीरीज चल रही है ना फॉर 10th क्लास यूपी बोर्ड या बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए अगर हम बात करें, हम सेकंड वाला अध्याय लेकर आए हैं, दूसरा अध्याय लेकर आए जो है हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, इससे चैप्टर से रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि हमने पहले देखो समरी सीरीज में हम पूरे चैप्टर की समरी देखी, आज हम उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर आपने मैराथन वगैरह अटेंड करी होगी तो मैराथन में देखा था हमने पूरे के पूरे 2 चैप्टर्स को क्या करा था, अगर बात करें कंप्लीट किया था। लगभग 5 घंटे की क्लास थी, उसमें हमने बहुत ज्यादा मजा किया था और पढ़ाई करी थी। तो बेसिकली आज का जो मोटिव ये है कि आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। देखो बेसिकली क्या है कि कुछ ही ऐसे प्रश्न होते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इतनी ज्यादा भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन चलो मान लो घुमाकर आ गया, बट कंसेप्ट तो लिमिटेड ही होता है ना। तो उन सारे के सारे कंसेप्ट को इस लेक्चर के अंदर हमने रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि भाई एग्जाम में मुझसे कुछ अलग पूछ लिया गया, नहीं, है ना। इन क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, या तो वैसे के वैसे प्रश्न आएंगे या फिर इन कंसेप्ट से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन बनेगा जो आप लोगों से सॉल्व होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया, बिना देरी करें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा उदर जो है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। बेसिकली वो उत्पन्न करता है HCl को, है ना, जो है हमारा कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl को अगर हम बात करें उत्पन्न करा करता है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि H2SO4 जो है, ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। H2SO4 जो है उसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए हमसे तो सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा था कि भाई कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। मैं इनके नाम क्यों बता रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि सर एक बात बताइए, है ना, इस चीज में अगर तुम लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि सर एक बात बताइए कि भाई HNO3 जो है वो कौन सा अम्ल है, तो तुम तुरंत बता दो कि ये सर ये है नाइट्रिक अम्ल। क्या है, ये है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अम्लों के नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए। और बेसिकली NaOH जो है वो एक क्षार है जिसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो है हमारा NaOH। इसको अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब तुमसे ये भी पूछ लिया जाए कि भाई कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है ना, कास्टिक सोडा का अगर बात करें रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो हमारा NaOH होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विस्तृत रूप से हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं कि भाई वैसा कि वैसा क्वेश्चन आ जाए या उनसे हटकर कोई क्वेश्चन आ जाए, पर हम मेरे प्यारे बच्चे उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से कर आएंगे। ठीक है, यही मोटिव है सीरीज का। आई होप तुम्हें पहले एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभवतः पीएच क्या होगा, है ना। तो बेसिकली पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल है। क्या है बेटा, एक स्केल है जो हमें यह बताता है कि भाई माध्यम अम्लीय है या क्षारीय। मतलब बताता नहीं है, एक रेंज रखी हुई है। जैसे कि 7 जो होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है। वहां पर अगर पीएच वैल्यू 7 आई, है ना, पीएच वैल्यू अगर क्या आई, 7 आई, वो अब ये बताएगा कि भाई माध्यम जो है वो क्या है, उदासीन है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज होती है और बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा 7। क्या होता है, 7। ठीक है, यहां से हम इस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। और अगर राइट हैंड साइड जाते हैं, जैसे हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो क्षारीयता जो है, जो क्षारीयता है ना, वो क्या होती है, बढ़ती है। वही बात करें जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो जो अम्लीयता है, क्या है, जो अम्लीयता है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई एक का पीएच मान 2 है और एक का पीएच मान 5 है, एक का पीएच मान 6, वो सॉरी, एक का पीएच मान 9 है और दूसरे का पीएच मान 13 है, तुमसे पूछ लिया जाए कि 2 और 5 में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो वो है हमारा 2, क्योंकि वो 7 से उतना दूर है। तो जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं उतनी अम्लीयता बढ़ती है और 7 से जितना राइट की तरफ जाते हैं उसकी उतनी क्षारीयता बढ़ती है। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई 9 वाला ज्यादा क्षारीय है या 13 वाला ज्यादा क्षारीय है, तो तुम तुरंत 13 वाला क्षारीय बताओगे, क्योंकि वो 7 से उतना दूर है। बेसिकली पीएच हमें यह बताता है कि H+ आयन या OH- की सांद्रता कितनी है ना, कितनी है। अगर तुम लोगों को मैं बताऊं, जैसे जैसे है ना, एक रिलेशन और याद रखना कि जो पीएच मान होता है, जो पीएच मान होता है
है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है H प्लस आयन की सांद्रता के। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता के। देखो ध्यान से कि H प्लस आयन कैसे होते हैं वो हम जानने की समझने की कोशिश करो। जैसे मेरा HCl है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको मैंने जैसे ही पानी में डाला, ये क्या उत्पन्न करता है, H प्लस आयन, है ना, एक्वस, और Cl माइनस आयन, ये क्या हुआ, एक्वस। तो यही कारण तो है कि H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है, यही कारण है कि अम्ल है। अब कितने ज्यादा H प्लस आयन है, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना pH कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो pH मान कम होगा, और जितने कम H प्लस आयन होंगे, कम H प्लस आयन होंगे, उतना ज्यादा pH मान होगा। समझने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वही बात होती है। अब हमसे पूछा है कि कोई विलयन लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। देखो जो सूचक है ना, जो सूचक है, ठीक है, जो हमारा लिटमस सूचक है, लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र जो है, या लिटमस विलयन जो है, ठीक है, अगर माध्यम अम्लीय है, माध्यम जो है वो कैसा है, अगर वो अम्लीय है, कैसा है बेटा, अगर वो अम्लीय है तो क्या हो जाएगा, अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को लाल, क्या मेरे लाल, लाल कर देता है। ठीक है, लाल कर देता है। ठीक है, मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके लिए एक शब्द मैं और बता देता हूं, वो है हमारा अनिल। वो कौन है, हमारा अनिल। तो अनिल से कैसे याद रखोगे, है ना, इसको एग्जाम में मत लिखाना, अम्ल नीले को लाल, है ना, इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। वही बात करें अगर माध्यम कैसा है, क्षारीय माध्यम, कैसा माध्यम है, अगर माध्यम कैसा है, क्षारीय है, कैसा माध्यम है, अम्लीय था तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर माध्यम क्षारीय है तो क्या होता है, तो भाई साहब ये होता है कि क्षार, है ना, अब ये उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा कर देता है, नीला कर देता है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बेसिकली है ना, एक बात और पूछ ली जाती है, जैसे कि HCl है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए HCl गैस जो है क्या वो अम्ल है, क्या वो अम्ल है, तो तुम तुरंत बोल देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अम्ल वही होते हैं जो, अगर हम बात करें जलीय अवस्था में H प्लस आयन उत्पन्न करा करते हैं। तो बेसिकली ये हमसे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने तुम लोगों को पूरी डिटेल बता दी कि बेसिकली अम्ल क्या होते थे, क्षार क्या होते थे। क्षार वो होते हैं जो OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल वो होते हैं जो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं अपनी जलीय अवस्था में। अच्छा, एक और चीज सुनो ध्यान से। अब जो अम्ल होता है ना, अम्ल का जो pH मान होता है वो 0 से मतलब 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पर जो अम्ल होंगे उनका pH मान कितना होगा, 7 से कम। और जो क्षार होंगे उनका क्या होता है, pH मान 7 से ज्यादा। 7 किसका होता है, 7 होता है जल का। किसका होता है, वो होता है जल का। क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब देखो हमें नीला लिटमस से लाल हो रहा है, क्या कर रहा है, अगर सॉरी लाल को नीला कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है बेटा, लाल को नीला कर दे रहा है। और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, वो हमारा करता है क्षार। और क्षार का pH मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब इनमें से 7 वाला देख लो, तो ये तो क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। 4 वाला भी अम्ल हो गया, 5 वाला भी अम्ल हो गया, बट जो 10 वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षार। वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षार। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह विलयन क्या होगा। बेसिकली ध्यान से सुनो, चूने का पानी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसमें मैं CO2 गैस प्रवाहित करता हूं, कौन सी गैस प्रवाहित करता हूं, CO2 गैस प्रवाहित करता हूं, तो ये एक निर्माण करता है कि यौगिक का जो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में हमारे ने मिल जाता है जल। तो बेसिकली ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसके कारण जो रंग है वो क्या हो जाता है, दूधिया। अब ये जो गैस है ये 100% तो 100% ही है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। बट अभी और समझते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी हमें नहीं पता। चलो अभी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अंडे का पिसा हुआ कवच, अंडे का जो कवच होता है, याद रखना, जो अंडे का कवच होता है, अंडे का जो कवच होता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है बच्चे,
जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूं, है ना। वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, जो होता है हमारा CaCO3। क्या होता है बच्चे? वो होता है हमारा CaCO3। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब जब भी है ना, ये देखो, जब भी है ना, ये कोई विलयन, अब कोई विलयन है, हमने बताया नहीं कौन सा विलयन है। अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है ना, गैस, तो एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी वो कोई कार्बोनेट है ना, अब एक चीज और सुन लो, जब भी कोई कार्बोनेट, ये अम्लों के एक गुण से क्वेश्चन है, जब भी कोई कार्बोनेट हो, क्या हो? कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, क्या हो? कार्बोनेट हो या फिर क्या हो? हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी अम्ल से अभिक्रिया करें, किसके साथ अभिक्रिया करें? किसी अम्ल से अभिक्रिया करें, तो वो हमेशा हमेशा क्या बनाते हैं? एक लवण का निर्माण करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। अभी हम करके भी बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको CO2 लिख लो, CO2 गैस बनती है, ठीक है, और साथ में जल बनता है जो होता है हमारा H2O। तो बेसिकली यही वो गैस है। और जो अंडे का कवच है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब तो मैं यही देखना था कि इन चारों में अम्ल कौन सा है, ठीक है, अम्ल कौन सा है, क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया करके ही होगा। तो बेसिकली ये अम्ल नहीं है क्योंकि एक लवण है, ठीक है, जो किस से? एक क्षार और एक अम्ल की अभिक्रिया से बना है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। तो ये भी लवण है, ये भी लवण है। अगर हम बात करें, ये भी लवण है, बट ये वाला जो है ना, ये जो HCl है, ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है HCl, तो ये क्या करता है? ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में अगर हम बात करें, साथ में ये बनाता है H2O प्लस CO2 गैस। और यही CO2 गैस को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये रंग कर देती है दूधिया। क्या कर देती है? दूधिया कर देती है, ठीक है। आधिक्य में अगर हम प्रवाहित करेंगे तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण जो दूधिया रंग है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। मतलब ज्यादा मात्रा में CO2 गैस अपन प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से आया होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बेसिकली रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.3 से लेकर 7.4, ठीक है, या कहीं ऐसा लिखा हो 7.36, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये 7.3 से 7.4 के बीच होता है, जो होता है हमारा, अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पक्का? चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि गंधीय सूचक क्या होता है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं भाई, जो अम्लीय है ना, गंधीय सूचक क्या होता है? जो अम्लीय है ना, या क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन ले आते हैं। देखो, 2 तरीके के सूचक होते हैं। एक अम्ल, अगर हम बात करें, रंगीय सूचक होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। तो अम्लीय क्षारीय माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। ऐसे सूचक को अपन बोलते हैं क्या? ऐसे सूचक को हम बोलते हैं गंधीय सूचक। उदाहरण सुन लो। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे तुम्हारे पास हो लौंग, क्या हो? लौंग, जो क्लोव होती है। वही बात करें, हमारे पास हो प्याज, ठीक है ना। फिर वनीला एसेंस है ना, वो उसका तुम यूज कर सकते हो। नीलगिरी है ना, नीलगिरी, ठीक है। तो ये कई काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है। क्या है? प्याज है ना, लौंग का तेल और वेनिला, ये सभी की सभी अगर हम बात करें गंधीय सूचक हैं, ठीक है। हाँ, तो एक बार सूचक को अपन देख ही लेते हैं, अगर तुम कहो तो मैं बता ही देता हूं। सूचक जो थे, ठीक है, बेसिकली ये तो गंधीय सूचक के अलग टॉपिक ले लिया अपन ने, है ना। सूचक 2 प्रकार के देखे थे हमने। पहला था प्राकृतिक सूचक। क्या था? प्राकृतिक सूचक। समझ रहे हो भाई? नाम से ही क्लियर है ना। पहला क्या था हमारा? पहला था हमारा, अगर हम बात करें, जो सूचक थे वो 2 कैटेगरी के थे।
पहला जो था वो है हमारा क्या, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। और जो दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों वो है हमारा संश्लेषित सूचक। अब प्राकृतिक से हम समझिएगा भाई, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, हाँ भाई, और संश्लेषित सूचक मतलब जिन्हें हमने बनाया हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक में जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या आ जाए, पहले तुम्हारे पास आ जाए लिटमस, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाए क्या, तुम्हारे पास आ जाए लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और क्या तुम्हारे पास आ जाए हल्दी, समझ रहे हो, तुम्हारे पास क्या आ जाए, तुम्हारे पास आ जाए हल्दी। संश्लेषित सूचक में क्या होता है, जैसे कि दो हम पढ़ा करते हैं, एक है हमारा मिथाइल ऑरेंज, क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और एक है हमारा फिनोफ्थलीन, क्या है बेटा, फिनोफ्थलीन। ये क्या करते हैं भाई, या तो ये आप रंगीय सूचक की बात चल रही, मतलब ये अपने रंग में परिवर्तन ले आते हैं, क्या ले आते हैं, अपने अपने रंग में परिवर्तन ले आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अगर बात करें ऐसे सूचक, ठीक है। और गंधीय सूचक में हमने क्या करा था, गंधीय सूचक वो सूचक थे जो क्या करते हैं, अपने गंध में परिवर्तन ले आते थे, ठीक है, हाँ। अब लिटमस की अगर मैं बात करूं तो लिटमस के बारे में हमने जैसे ही अगर हम बात करें तो जैसे ही क्षार माध्यम होता है, क्या होता है, क्षार, तो ये क्या कर देता है, लाल लिटमस, लाल लिटमस कैसा हो जाता है, अगर बात करें नीला हो जाता है, कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। वही बात करें कैसे, अगर माध्यम कैसा है, अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय है, अगर क्षारीय होता है तो लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला। अम्लीय है तो अगर हम बात करें नीला लिटमस, है ना, क्या हो जाता है, नीला लिटमस, नीला लिटमस कैसा हो जाता है बताओ, नीला लिटमस जो हो जाता है वो हो जाता है लाल, कैसा हो जाता है, लाल, ठीक है, हाँ, कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, कैसा हो जाता है मेरे लाल, लाल हो जाता है। चलो लाल पत्ता गोभी की बात करें, ठीक है, लाल पत्ता गोभी की बात करें तो देखो, अगर हम बात करें जैसे ये क्षारीय माध्यम में आती है, किसमें माध्यम में आती है, क्षारीय माध्यम में, है ना, क्षारीय माध्यम जैसे ही आता है तो क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाती है, ये हो जाती है हरी, कैसे हो जाती है, हरी, ठीक है। हल्दी जो होता है, हल्दी जैसे ही क्षारीय माध्यम में आता है, किस में आता है, क्षारीय माध्यम में आता है, ये कैसा हो जाता है, अगर बात करें ये हो जाता है लाल। तो कभी भी है ना, एक दिन साबुन का पानी लेना, साबुन का पानी जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जैसे ही तुम उसके अंदर है ना क्या डालोगे, जैसे ही तुम उसके अंदर है ना हल्दी डालोगे तो अगर बात करें उसका रंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा था, है ना, और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं थोड़ा। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम बात करें, अगर क्षार माध्यम है, कैसा माध्यम है, देखो रंग तो इसका ऑरेंज रहेगा, तो मैं अलग ही दिख रहा, क्षार माध्यम है तो ये हो जाता है कैसा, पीला, कैसा हो जाता है, पीला। और अगर अम्लीय माध्यम है, कैसा माध्यम है, अगर अम्लीय माध्यम है तो ये हो जाता है लाल, कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन के बारे में बात करें तो अगर माध्यम अम्लीय है ना, अम्लीय माध्यम है तो ये हो जाएगा रंगहीन, मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा, है ना, फिनोल्फ्थालीन रंगहीन रहता, रंगहीन नहीं रहेगा। बट जैसे ही क्षार माध्यम आ जाए, कैसा माध्यम आ जाए, क्षार माध्यम हो जाए तो ये हो जाता है गुलाबी, कैसा हो जाता है, गुलाबी मतलब पिंक, कैसा हो जाता है, गुलाबी मतलब पिंक, ठीक है। तो ये एक बहुत प्यारी सी चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, और इसके बाद आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। चलो, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम अधात्विक ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड दोनों की बात कर लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं सबसे पहले, तो धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो CaO है, Ca क्या है, कैल्शियम जो है वो धातु है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसने बनाया अपना ऑक्साइड जो है धात्विक ऑक्साइड। ये क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब भाई कैल्शियम मतलब धातु और उसका ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड हो गया। और एक जगह मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना, एक जगह मैं बताता हूं तो मैं अधात्विक ऑक्साइड की,
अधात्विक ऑक्साइड की भी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर आंसर तुम्हें मिल जाएगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मतलब जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है वो, बट अपन इसका भी डिस्कशन करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अपन डीप में चल रहे हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जब भी इसकी पानी से अभिक्रिया करवा दो, किसके साथ अभिक्रिया करवा दो? पानी से अभिक्रिया करवा दो। किस तरीके से करवाना है, अगर तुम्हें मैं बहुत अच्छे से चीजें बताऊं तो पानी को ऐसा लिख लिया करो, HOH। बेसिकली ये H2O ही है। तुम ध्यान से देखोगे, एक H ये रहा, एक H ये रहा, समझ रहे हो? हाँ, तो एक H और एक H मिलकर क्या होगा भाई? H2 और ये O, तो H2O ही है। अब इस H को किस दे दो? इस O को दे दो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? OH, और एक OH इनके पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अभिक्रिया तुमने पढ़ी होगी संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में पढ़ी होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपन किस तरीके से अपन इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं, किस तरीके से हम इसको है ना इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ये जो बना, ये क्या बना? है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, ये बना एक क्षार। जो क्या होता है? एक क्षार। तो हमेशा याद रखना कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो हमेशा क्षार होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? ये हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? तो ये एक, अगर हम बात करें, ये चीज समझ लेना कि सारे के सारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें, ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले Na2O जो है वो क्या बनाएगा जल से अभिक्रिया करके? वो बनाएगा NaOH, और NaOH जो क्या है वो एक क्षार है। ठीक है, K2O क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। ये भी क्या बनाएगा? KOH, जो क्या है? एक क्षार है। तो बेसिकली जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अधात्विक ऑक्साइड के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CO2 है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास SO2 है, दोनों की दोनों गैस है। अच्छा, कार्बन क्या है? एक अधातु है। सल्फर क्या है? एक अधातु है। ठीक है, तो ये दोनों अधातु के ऑक्साइड हैं, ये दोनों क्या है? हमारे अधातु के ऑक्साइड है। अच्छा, जैसे ही तुम इनके ऊपर पानी डालोगे ना, H2O डालोगे। क्या डालोगे? H2O। तो ये क्या करते हैं? ये अपने अम्लों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दो और हाइड्रोजन को सामने फेंक दो यहाँ, तो ये बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3, जो होता है हमारा कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। सेम केस अगर तुम SO2 के साथ दोगे, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सामने जैसे ही करोगे तो ये बनाएगा H2SO3, है ना। ये होता है हमारा सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं तुम लोगों को? बेसिकली तुम्हारे बुक में डायरेक्ट चीजें लिख दी गई हैं कि भाई धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बट वो क्यों होते हैं इसका रीजन तुम्हारे सामने है। हमने क्या करा? दोनों के ऊपर पानी डाल के देखा, दोनों ने अपने अपने, एक ने अम्ल का निर्माण किया और एक ने क्षार का निर्माण किया। धातु के ऑक्साइड ने क्षार का निर्माण किया और हमारे अधातु के ऑक्साइड ने अम्ल का निर्माण किया। यही कारण है कि भाई अगर बात करें, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पक्का? चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या बताया उसने? अम्लीय प्रकृति के थे। ठीक है, अपन ने क्षार के बारे में डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेसिकली ना, बेकिंग पाउडर क्या होता है? एक मिश्रण होता है किसका? बेकिंग सोडा का। अगर तुम लोगों को पता हो, नहीं तो बता देते हैं। बेकिंग सोडा होता है हमारा NaHCO3, जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक इसके अंदर अम्ल होता है जो हमारा होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चल तो दिखा देते हैं। खाने का सोडा है ना, बेकिंग सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, पक्का? चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उसके अंदर अगर बात करें फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, तो ये हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तुम लिख सकते हो, नेटल के डंक पे क्या होता है? या तो फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है, या मैथेनोइक अम्ल, या मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, इन दोनों का सूत्र अगर मैं बताऊं तो क्या है? HCOOH। ठीक है, ये उपस्थित होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़े आगे, मिलान कीजिए।
तो ध्यान से सुनो, जो नींबू होता है, नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, तो सिट्रिक अम्ल लिया जाएगा अपना A4 है ना, A4 है ना। एग्जाम में ऐसे मिलान मत करके आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से लिखना, A4 आएगा। सिरका जो होता है, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, क्या होता है, एसिटिक अम्ल, या फिर तुम बोल सकते हो एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, हाँ भाई, एथेनोइक अम्ल। तो भाई ए का तो कौन आ गया था, 4 आ गया था, ठीक है। फिर बी का जो है वो क्या आ गया हमारा, 3rd आ गया। चलो, टमाटर के अंदर जो होता है वो हमारा होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, हाँ भाई। तो बेसिकली जो सी है, सी का हमारा आ जाएगा क्या, 2nd। और जो डी है हमारा जो बचा है, वह दही या खट्टा दूध में जो होता है वो हमारा होता है हमारा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो डी का जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1st, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किसके क्या स्रोत है, किस अम्ल के क्या स्रोत हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। बढ़े आगे, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए का 4th, बी का 3rd ना, सी का 2nd और डी का 1st, ठीक है। अच्छा, विरंजक चूर्ण जो है ना, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सूत्र होता है CaOCl2, मतलब ए का 4th। फिर जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारा होता है 2nd का 3rd हो गया। धोने का सोडा होता है वो क्या होता है, 3rd का 2nd हो गया। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका होता है भाई, अगर हम बात करें CaSO4.12H2, ठीक है। और जिप्सम का और सुन लो, कुछ रह गया हो तो, जिप्सम का होता है क्या, CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O, ठीक है, हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, एक और चीज कॉस्टिक सोडा का मैंने बताया था, NaOH जो होता है ना, वो होता है हमारा कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है, NaOH है, ठीक है, हाँ भाई। और सोडियम क्लोराइड कच्चा जो कच्चा जो माल है इनके निर्माण के लिए वो क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नंबर। चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर से क्या होता है, तो जैसे कि तुम्हें पता है रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जैसे ही है ना CaOH होल ट्वाइस में, चूने के पानी में हम जैसे ही CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो वहां पर निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण क्या होता है, वो रंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े। अच्छा, आधिक्य में CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो जो दूधिया रंग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, हाँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल एवं अगर हम बात करें क्षार मिलकर, है ना, अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास है NaOH, और इसके साथ अगर हम बात करें, मैंने एक अम्ल ले लिया जो है हमारा HCl, ये मिलकर बनाएंगे NaCl जो है हमारा एक लवण, और साथ में जल बनेगा जो होगा हमारा H2O, जो होगा हमारा H2O, ठीक है, हाँ भाई। और बेसिकली ये है ना, ये जो क्या है हमारा लवण है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है हमारा लवण है, ठीक है। चलो, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्षार अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बताया अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है उसमें अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसी कारण से तो उदासीनीकरण बन रहा है। अब खुद सोचो कि यहां पर देखो, जो HCl है एक खनिज अम्ल है जो एक प्रबल अम्ल होता है, और NaOH जो है वो एक प्रबल क्षार है। ये दोनों मिलकर है ना एक उदासीन पदार्थ जल का निर्माण कर रहे हैं, और यहां पर सोडियम क्लोराइड भी उदासीन बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों प्रबल थे, दोनों के दोनों प्रबल थे। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी प्रबल अम्ल ले लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक दुर्बल क्षार ले लिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पर खुद सोचो कैसे लवण का निर्माण होगा, वहां पर निर्माण होगा एक अम्लीय लवण का। क्यों, क्योंकि सर वहां पर जो है
अम्ल जो है वो प्रबल है और क्षार जो है वो क्या है, हमारी दुर्बल है। क्षार जो है वो हमारी क्या है, दुर्बल है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़े आगे, चलो। किन्हीं दो प्रबल अम्लों और अगर बात करें दुर्बल क्षारों के नाम दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए। चलो तो अपन क्षार के भी लिख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, है ना, इसकी बात करें प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल में ले लो पहला H2SO4, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, एक ले लो HCl, है ना, जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर, पक्का। अच्छा, दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं, दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होंगे भाई, जो अगर हम बात करें जो कम मात्रा में H+ आयन मुक्त करें। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है, जो अधिक मात्रा में, है ना, ये भी लिख लो, अधिक मात्रा में H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, है ना, करते हैं। अधिक मात्रा में क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करते हैं, कम मात्रा में, कम मात्रा में अगर हम बात करें H+ आयन, आयन उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हो, क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि अगर हम बात करें मेरे पास एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। एक हो गया हमारे पास फार्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, जो होता है हमारा CH3COO, और अगर हम बात सॉरी HCOOH। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा था। ठीक है, हाँ, तो ये लिखे हुए हैं, देखो प्रबल अम्ल क्या हो गया हमारा, हमारे हो गए अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल लिख लेना उसकी, वो भी सही है ना। फार्मिक अम्ल भी अगर हम बात करें एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल भी क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम बेसिकली ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, ये भी अगर हम बात करें लिख सकते हो। हाँ, ये हो गया। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक अम्ल जो होता है H2CO3, वो भी क्या है, वीक एसिड्स है, दुर्बल अम्ल। अच्छा, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात कर लेते। प्रबल क्षार है, मान लो प्रबल क्षार में तुम ले लो क्या क्या, तुम यूज कर सकते हो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है ना, जैसे मैंने बताया था कास्टिक सोडा, वो क्या होता है, NaOH। अच्छा, प्रबल क्षार क्या होंगे, प्रबल क्षार जो होते हैं जो अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया अपना। सेकंड वाला लिख लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो होता है हमारा KOH। तो ये अगर हम बात करें प्रबल क्षार होगा। दुर्बल क्षार क्या हो जाएंगे, जो कम मात्रा में अगर हम बात करें OH- आयन उत्पन्न करें, दुर्बल क्षार। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, दुर्बल क्षार की बात कर रहे हैं। जो दुर्बल क्षार में फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो, मेरे पास है अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे भाई क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आहा, अरे भाई सो तो नहीं गए। हाँ, चलो, तो ये होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, ये भी एक दुर्बल क्षार है। और एक और सुन लो, है ना, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। एक और अगर हम बात करें जो होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, हाँ वो भी होता है, इनके फॉर्मूला लिख लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH होल ट्वाइस, और वही बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है फॉर्मूला NH4OH। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़े ही प्यारे से थे एग्जाम्पल्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, यह आप लोगों को बताइए। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, अगर बात करें हम एक क्षार का निर्माण करते हैं जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, और उसमें एक गैस का निर्माण होता है जो हमारी क्लोरीन गैस होती है, क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वहां पर क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है ना, और वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार का उत्पन्न होता है ना, करता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्षार का निर्माण होता है ना, इससे उत्पादित क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक क्षार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सोडियम क्लोराइड का अगर हम बात करें विद्युत अपघटन करते हैं तो वहाँ पर मिलता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, बड़ा ही प्यारा सा है। चलो, धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली जब भी कोई धातु है ना, जब भी कोई धातु जो होती है ना, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ अभिक्रिया करती है, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, हाँ, तो वो हमेशा किसका निर्माण करती है, लवण का निर्माण करती है, और साथ में एक गैस निकलती है जो है हमारी, अगर हम बात करें, है ना, और जो साथ में गैस निकलती है जो है हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिंक धातु है ना, जिंक धातु है, और वो किसी अम्ल, मान लो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो ये बनाएगा ZnSO4 जो कि एक लवण है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बट शर्त यह है कि ये जो धातु है, इस धातु की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए ना, धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। पक्का। तो जो धातु है अगर बात करें हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़े आगे। तो जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। जैसे जिंक ने H2SO4 एक्वस के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाई। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि ये एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। तो जैसे ही है ना जलती हुई मोमबत्ती उसके पास हम जाते हैं तो तुरंत है ना फट फट की आवाज आती है कि जांच करने के लिए गैस के समीप एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर वहां पर फटाके जैसी पट पट की आवाज या पॉप साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है? या फिर पॉप साउंड, पॉप ध्वनि आती है ना, पॉप ध्वनि आती है, फट फट की आवाज आती है ना। यह सिद्ध करती है कि उत्पन्न होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है ना। पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्या होता है कि भाई जो अम्ल है ना, अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब जब जब हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो वहां पर अधिक मात्रा में जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है। तो अब खुद सोचो कि मान लो एक कंटेनर में अम्ल रखा हुआ है, ये मेरे हाथ में अम्ल रखा हुआ है और कोई आकर इसमें पानी डाल दे, तो सोचो अम्ल इतना सारा, और जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस स्थिति में वहां विस्फोट भी हो सकता है। बट क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं एक, अगर बात करें बीकर में थोड़ा जल ले लूं और उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दूं और फिर उसे हिलाऊं, जिसके कारण जो हमारी जो ऊष्मा है वो धीरे 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 क्या होती रहे, निकलती रहे। फिर थोड़ा अम्ल मिलाएं, फिर थोड़ा वेट करें, ऊष्मा सारी निकल जाए, फिर थोड़ा सा अम्ल मिलाएं। इससे धीरे 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 करके हम अम्ल का तनुकरण कर सकते हैं। बट सोचो कि अम्ल का वो रखा हुआ है, अगर हम बात करें डब्बा, और उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर एक डब्बा तुमने पानी डाल दिया है ना, तो वो डब्बा जो है वो फूटा और नाम तुम्हारा आया है ना, विस्फोट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की हरकत तुम ना करो है ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सुनोगे ना सर की बात? पक्का बताना, कमेंट्स में बताना। चलो, तो भाई साहब
अम्ल को अंतर्नुकृत करते समय करने के दौरान भी इससे जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है तथा समीप खड़े हुए व्यक्ति पर हानि पहुंच सकती है या वो फट सकता है ना, फूट सकता है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि अम्ल को जल में मिलाना, ना कि जल को अम्ल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है वो समझने की कोशिश करो। वहां पर क्या होता है कि एक जिप्सम है ना, CaSO4.2H2O को जब लगभग में है ना 373 केल्विन है ना, मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं इसे गर्म करता हूं तो ये इसमें से 1.5H2O निकल जाता है और बचता कितना है? बचता है हमारे पास है ना हाफ H2O। तो ये जो हाफ H2O है ना, ये इसी को मैं बोलता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलता हूं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम बोला करते हैं POP। तो बेसिकली ये जो चीज बनी ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ रहे हो, ये जो चीज बनी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पर अगर हम बात करें कैसे बनी, जब हमने इसको गर्म किया। अब खुद सोचो ये वापस अगर नमी के संपर्क में आ जाए, किसके संपर्क में आ जाए? जिप्सम को मैं गर्म कर रहा हूं कितना, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर। जिप्सम को मैं गर्म कर रहा हूं लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर। मान लो अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस किसके संपर्क में जाए? वापस ये जाए किसी नमी के संपर्क में। किसके संपर्क में? नमी के संपर्क में जाए तो क्या होगा? ये वापस जिप्सम बना लेगा। ठीक है, चलो तो दिखा देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी जल के संपर्क में आने पर लेई जैसा पदार्थ बन जाता है तथा शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा रहना चाहिए। मान लो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस था जो था हमारा CaSO4.2H2O। जैसे ही इसमें पानी लगा तो उसने 1.5H2O लिया और इसने बना लिया जिप्सम जो था हमारा CaSO4.2H2O, और ये कठोर पदार्थ बन गया। ये क्या बन गया? जिप्सम बन गया। तो यही कारण है कि इसको हम क्या करते हैं, एक आर्द्ररोधी बर्तन में रखा करते हैं। पक्का? भूलोगे तो नहीं? पक्का? हाँ, चलो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि व कोई दो उपयोग लिखिए, है ना। ये सभी के लिए पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो बेकिंग सोडा बना रहा है, फिर है ना अगर हम बात करें जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, उसके साथ .10H2O मतलब धावन सोडा की बात कर लें, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लें, या अगर हम बात कर लें, ठीक है, इनके बारे में अगर बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लें, तो इनके बनाने की विधि, इनके उपयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने सभी के लिए एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि तुम इस चीज़ की सीरियसनेस समझो कि मैंने जो टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करे या जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करें उनमें इनका कितना बड़ा रोल था, है ना, उनमें मैंने इनको ऊपर क्यों रखा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से MCQs बन सके। बेसिकली आज के लेक्चर में है ना मैं देखना लास्ट टाइम भी मैंने यही करा था कि तुमने जो DPP दी थी वहाँ पर मैंने MCQs रखे थे और ज़्यादातर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज भी वही कुछ करा हमने। ठीक है, DPP में भी अगर बात करें तो मैं MCQ दूंगा और टेंशन की बात नहीं होगी। पक्का? बढ़े आगे। अच्छा भाई, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की विधि में क्या करते हैं हम, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है, सो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जल होता है और साथ में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के रूप में होता है। तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया तुम लोगों को भाई, सोडा अम्ल, अब अग्निशामक मतलब सोडा मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये अम्ल का मिश्रण है। मतलब सोडा अम्ल का मतलब ये हो गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल का मिश्रण। और जब भी एक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जिसका काम किस में आता है, अग्निशामक, या फिर अगर हम बात करें आग बुझाने के लिए। तो बिल्कुल बेटा वही चीज लिंक हो रही है जो मैंने तुम्हें बताई। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, है ना, खाद्य पदार्थों में भी अपन बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं कि टारटारिक अम्ल और बेकिंग सोडा का जो मिश्रण होता है वो होता है बेकिंग पाउडर, जिसका उपयोग करा करते हैं हम खाद्य पदार्थों में। किसमें? खाद्य पदार्थों। चलो अब देखो विरंजक चूर्ण, है ना, और उसका रासायनिक सूत्र बनाने की विधि सुन लो। विरंजक चूर्ण को क्या होता है कि जो हमारी क्लोरीन गैस बनी थी ना सोडियम क्लोराइड के, अगर बात करें विद्युत अपघटन से,
उसको प्रवाहित करते हैं इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक चीज बनती है CaOCl2 जो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में जल का निर्माण होता है। तो बेसिकली वही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। बनाने की विधि में क्या है कि जलीय सोडियम क्लोराइड, है ना, लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है ना। अभिक्रिया लिखना है यहाँ पर, अभिक्रिया लिखना, ठीक है। हाँ भाई, तो ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जो हमारी क्लोरीन रही, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो मैंने बताया CaOCl2, और साथ में जल का निर्माण हुआ, साथ में जल का निर्माण हुआ। उपयोग तुम देख सकते हो भाई, पढ़ो। पेयजल का जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में, है ना। वस्त्र उद्योग में सूत्री व लिनेन के विरंजन। विरंजन का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब यही है, रंग उड़ा दे, ठीक है। तो विरंजन मतलब रंग उड़ाने के लिए इसका किया जाता है। क्लियर है, चलो। धोने का सोडा का नाम, सूत्र, बनाने की विधि तथा कोई दो उपयोग लिखिए। तो बेसिकली बेकिंग सोडा को गर्म करके हम क्या करते हैं, धोने का सोडा बनाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। जो NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको मैं गर्म करता हूँ, क्या करता हूँ, जब मैं इसको क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो ये बनाता है Na2CO3, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेटे जब इसको गर्म करता हूं, क्या करता हूं मैं, गर्म करता हूं, तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब किसके साथ 10H2O मॉलिक्यूल्स के साथ, अणुओं के साथ मिलकर बनाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो जल के अणुओं के साथ आकर्षित होते हैं और उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। जिसके पास क्रिस्टलन के जल की संख्या कितनी है, 10। तो Na2CO3 डॉट 10H2O जो हो गया, वो हमारा हो जाता है धावन सोडा। क्या हो जाता है, धावन सोडा, धोने का सोडा, जैसा तुम्हें बोलना हो वैसा बोल दो, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या होता है भाई, है ना। इसे बनाने की विधि क्या है भाई, रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, ये बेसिकली, ठीक है। रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3.10H2O। बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जैसे मैंने वो बताया, है ना। इस अभिक्रिया के पहले तुम ये वाली अभिक्रिया जरूर लिख लेना, ये वाली, ठीक है। हाँ, फिर ये लिखना, फिर सोडियम कार्बोनेट और ये सब कुछ लिखना। फिर उपयोग क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता। क्लियर है, बढ़े आगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि व कोई दो उपयोग लिखिए, कोई दो उपयोग लिखिए, ठीक है। पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई इसको बनाने की विधि बड़ी सिंपल सी है ना। इसको बनाने की विधि बड़ी सिंपल सी है। कहाँ गया, हाँ यहीं आ गया। क्या होता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2, इसको तुम गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, कितने सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 373 केल्विन पर। तो ये बनाता है CaSO4.12H2O, और साथ में 1.5H2O जल जो है वो निकल जाता है। अच्छा, ये जो था ये क्या था, हमारा जिप्सम था। क्या था बच्चों, ये था मेरा जिप्सम। ये था हमारा क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या था हमारा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो भाई कैसा, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन, जो तुम्हें लिखना हो। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, है ना, CaSO4, और आधा मतलब अर्धहाइड्रेट, ठीक है। हाँ, हाइड्रेट मतलब जल और आधा मतलब अर्ध। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O ना, 10 को बोलते हैं डेका, है ना, क्या बोलते हैं, डेका। तो सोडियम अगर बात करें कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट किसका हो जाएगा, अगर बात करें नाम, हमारे बेकिंग हमारे धावन सोडा का। बनाने की विधि में क्या हो जाएगा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, जो अभी बताया मैंने। CaSO4.2H2, ये हमारा क्या है, जिप्सम है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा जिप्सम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हाँ भाई,
और ये क्या आएगा 1/1/2 क्लियर है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, जो बताया मैंने। डॉक्टरों के द्वारा है ना टूटी हड्डी को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, सही जगह स्थिर रखने के लिए, जोड़ने के लिए सही जगह स्थिर। प्लास्टर वगैरह देखा होगा ना, कभी हाथ पैर टूटे होंगे, किसी टूटते हुए देखा होगा, या खुद के भी टूटे होंगे, ठीक है, सॉरी। तो वहां पर है ना वो जो डॉक्टर है ना जो लगाते हैं, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। मूर्तियों वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, पक्का, चलो, तुमने कहा तो बढ़िया। अम्लीय वर्षा क्या होता है भाई, जब 5.5 से पीएच मान क्या हो जाए, कम, वर्षा के जल का क्या होता है कि कई सारी गैसें, जैसे SO2 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, या अगर हम बात करें देखो इंडस्ट्रीज है, मान लो ये इंडस्ट्री रही, यहाँ से SO2 गैस निकली, कौन सी गैस निकली, SO2 गैस निकली, ये SO2 गैस गई। अब ये जो SO2 गैस है ये ऊपर बादलों में गई, और वहां पर इसने अभिक्रिया करी किसके साथ, जल के साथ। तो तुम्हें पता ही है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दो और हाइड्रोजन को सामने फेंको, ये बनाते हैं H2SO3। तो ये जो अम्ल है ना, जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, ये अम्ल जो है वो वर्षा के जल के साथ नीचे गिरा करता है। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से SO2 गई, ऊपर जाकर उसने जल से अभिक्रिया करके अपने अम्लों का निर्माण किया, और वही अम्ल है ना वर्षा के जल के साथ गिरा करता है, जिसे अपन ने बोला अम्ल वर्षा। अब वो अम्ल वर्षा कब कहलाएगी, जब हम क्या करते हैं, जब उसका 5.6 सॉरी है ना 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहलाती है। पक्का। और इसके कारण बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, है ना, बड़ी दिक्कत आ रही है और आ भी गई है ना। अपना ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धातु यौगिक A के तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। समझ गए भाई, मतलब कोई धातु यौगिक है, धातु का एक यौगिक है जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, वो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे उत्पन्न एक गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। मतलब पकले हे भगवान, पक्के में ये सॉरी, हाँ, पतले पकले पकले पतले पकले ए पकले पतले, क्या पता क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो एक धातु यौगिक A है ना, जो HCl के साथ, A जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एक, अगर हम बात करें, एक गैस उत्पन्न कर रहा है जो बुदबुदाहट से उत्पन्न होती है, ठीक है, और जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो मतलब पक्के में ये कौन सी गैस हो गई, CO2 गैस हो गई। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो A का नाम बताइए। मतलब बनने वाला क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड है, और साथ में गैस बन रही है जो CO2 गैस है। क्यों, क्योंकि भाई वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही, CO2 गैस जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ठीक है। अच्छा, तो A का नाम बताना है, तो ये जरूर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि जब भी कोई कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है अपना लवण जो था हमारा कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में CO2 गैस, ठीक है। हाँ भाई, CO2 गैस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए थी, है ना। साथ में जल भी बनेगा H2। पक्का, बढ़े आगे, हो गया। चलो, धातु यौगिक एक कैल्शियम कार्बोनेट होगा तथा उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl CaCl2 H2O और प्लस CO2, ठीक है। ये O कैपिटल बनाना, ठीक है। हाँ भाई, लिखने में कभी तुम कमी मत रखना। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, क्योंकि HCl गैस अम्लीय नहीं है ना। HCl गैस H+ और अगर हम बात करें Cl- आयन नहीं बना सकती, और अम्ल वही होगा अगर हम बात करें जो H+ आयन मुक्त कर ले। बट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो H+ आयन मुक्त नहीं कर सकती, यही कारण है कि वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकती। पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुष्क HCl में H+ आयन उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि HCl अणु से H+ आयनों का निष्कासन जल की अनुपस्थिति में हो पाता है। इस कारण से H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है। बट सोचो कि गीला लिटमस पत्र ले आओ, तो जैसे ही तुम HCl गैस उस पर प्रवाहित करोगे गीले लिटमस पत्र पे, तो वहां पर जल होगा, तो वहां पर HCl गैस है ना जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ मिलकर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन मुक्त कर देंगे, और वहां पर अपना काम चल जाएगा। वहां पर वो अगर बात करें लाल हो जाएगा। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, देखो कई सारे अगर बात करें जो होते हैं, जैसे कि नीलत होता CaSO4.5H2O, जिसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। कई ऐसा होता है जिप्सम CaSO4.2H2O, है ना। एक होता है हमारा CaSO4
डॉट हाफ H2O जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये सारे के सारे यौगिक में तुम देख रहे हो ना, ये जल के अणुओं के साथ आकर्षित होते हैं, जल के अणुओं के साथ क्या होता है, आकर्षित होते हैं, ठीक है। और जल के अणुओं के साथ आकर्षित होना मतलब इन जल के अणुओं को अपन बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। चलो, तो लवण की एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे COSO4 5H2O O है ये ना, O4 5H2O में कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित हैं। ऐसे ही Na2SO4.10H2O में क्या होंगे, एक सूत्र इकाई में 10 H2O मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं। पक्का? बढ़े आगे। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? अब देखो यहां पर तुम देखोगे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों की दोनों, अगर हम बात करें, लवण है। क्या है? लवण है, ठीक है। दोनों क्या है? लवण। और लवण की प्रकृति भी अलग अलग होती है, ठीक है। लवण की प्रकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अब उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलो आगे देखो। बेसिकली क्या होता है कि लवण 3 प्रकार के होता है। लवण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के हुआ करते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है? पहला होता है अम्लीय। कैसा होता है? पहला होता है अम्लीय। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। और तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है हमारा क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय, ठीक है। कैसे कैसे होता है? अम्लीय, उदासीन और क्षारीय, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अम्लीय की। तो अम्लीय कैसे बनता है भाई? अम्लीय अगर लवण बनाना है तो हमें कैसा लेना पड़ेगा भाई? लवण बनते कैसे हैं भाई? लवण बनते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, तो हमें एक लेना पड़ेगा प्रबल अम्ल। क्या लेना पड़ेगा? प्रबल अम्ल। और अगर हम बात करें एक दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो अम्ल का प्रभाव आएगा। एक दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? अगर बात करें एक अम्लीय लवण का निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रबल अम्ल है, हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस। और दुर्बल अम्ल मेरे पास आ गया, मान लो क्या हो गया हमारे पास? मान लो मेरे पास दुर्बल क्षार आ गया मेरे पास, मान लो NH4OH, ठीक है। तो ये H+ और OH- मिलकर बना लेंगे H2O और बन जाएगा एक लवण जो होगा हमारा NH4Cl। NH4Cl जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा? क्या है? जल्दी बता। अमोनियम क्लोराइड। आरेला है तुमको, ठीक है, हाँ। और साथ में जल बनेगा H2O। अच्छा, ये कैसी प्रकृति का होगा? ये अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा? अम्लीय लवण होगा, क्योंकि एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बना हुआ है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं लिख देता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए थी। चलो अब हम एक और चीज दिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं उदासीन लवण की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं उदासीन लवण की। उदासीन कैसे बनेगा भाई? जब भाई प्रबल अम्ल हो और अगर हम बात करें प्रबल क्षार हो। क्या हो? प्रबल क्षार, मतलब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए, दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? हाँ। अच्छा, इनका जो pH मान होता है, इनका जो pH मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 7 से कम होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? 7 से कम होता है, तभी तो अम्लीय है। अच्छा, उदासीन की बात करें तो इनका pH मान जो होगा, pH जो होगा, pH जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7। अच्छा, प्रबल अम्ल ले लो तो HCl और प्रबल क्षार ले लो तो NaOH, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बनाएंगे NaCl प्लस H2O। अच्छा, अब यही कारण है ये क्या होगा? एक प्रबल, अगर बात करें प्रबल क्षार प्रबल अम्ल की देन है, इसलिए NaCl होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब क्षारीय लवण बनाना है तो तुम मुझे खुद कमेंट में बताओ क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। बताओ बताओ बताओ, लिखना ये है ना, कमेंट में लिखना। मैं तुम सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मानो ना मानो मैं हर एक कमेंट पढ़ा करता हूँ, ठीक है। इवन हाँ, ये ऐसी बात होती है कि मैं रिप्लाई मतलब बहुत ही रेयर केस में देता हूँ। रीजन क्या है कि भाई रिप्लाई देने का भी कुछ रीजन होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए जिसका आंसर पहले से लेक्चर में है तो तुम उसे देखो। बट हाँ, अगर कोई जेन्युइन डाउट है
तो मैं ज़रूर उसे देखा करता हूँ, ठीक है। और मैं सारे कमेंट्स देखा करता हूँ, इवन तुम लोगों का फीडबैक भी देखा करता हूँ कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। तुम मुझे प्रॉब्लम शेयर करो ना कमेंट में, अगर नई सोल्यूशन मिले नेक्स्ट लेक्चर में तो कहना, है ना, तो कहना, ठीक है। हाँ, तो ऐसी बातें हमेशा ध्यान रखा करो। क्षारीय लवण में क्या होगा? प्रबल क्षार। और क्या लेंगे अपन, कौन सा अम्ल लेंगे? दुर्बल अम्ल, ठीक है, क्योंकि अपन क्षारीय लवण बना रहे हैं ना। अच्छा भाई, प्रबल क्षार में तुम ले लो मान लो NaOH, और दुर्बल अगर हम बात करें अम्ल में तुम ले लो CH3 COOH, तो इसका H प्लस निकलेगा और इसका OH माइनस बनेगा, तो बनेगा अगर बात करें सोडियम एसिटेट जो होता है CH3COONA, ये एक लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। ये जो ना इसको बोलते हैं अपन सोडियम एसिटेट, क्या बोलते हैं? सोडियम एसिटेट। क्लियर है? हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रबल क्षार क्या हो गया? NaOH। दुर्बल अम्ल क्या हो गया? एसिटिक अम्ल जो होता है हमारा CH3COOH, और ये दोनों ने मिलकर, है ना, ये हमारा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा हमारा? एसिटिक अम्ल, अम्ल, ठीक है। हाँ भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जल। क्या हो जाएगा? जल। पक्का? हाँ भाई। और इसका जो pH है, इसका जो pH मान है, इसका जो pH मान है वो अधिक होगा किससे? 7 से, है ना। इसका जो pH मान है वो क्या होगा? अधिक होगा किससे? 7 से, है ना। 7 से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। इनके बीच में भी तुम लिख सकते हो ये एक्वस, है ना, ये एक्वस, ये अगर हम बात करें लिक्विड, ठीक है, ये एक्वस, ये एक्वस, एक्वस मतलब जलीय, ये एक्वस, ये अगर हम बात करें लिक्विड, ठीक है। हाँ भाई, ये एक्वस जलीय, ये एक्वस जलीय, अगर हम बात करें ये एक्वस, और ये अगर हम बात करें जल, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, है ना, आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है, इवन इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना लोगों से कि तुम लोगों का फेवरेट क्रिकेटर भी कई सारे होंगे, है ना। तो मैं एक बहुत प्यारी लाइन है ना विराट कोहली ने कही थी कि उससे एक बच्चे ने पूछा था कि भाई फेल्यूर्स जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, मतलब फेल्यूर्स कैसे होते हैं, मतलब उसका कोई रोल है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब एक इंटरव्यू या इस तरीके की चीज़ें चल रही थी और एक बच्चा उनके पास आकर बोलता है कि आपका फेल्यूर्स के बारे में क्या कहना है ना, या जो असफलता है उनके बारे में आपका क्या कहना है। विराट कोहली से ये पूछा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि असफलता जो होती है वो जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है। वो इसीलिए कि भाई असफलता हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ सिखाएगी। अगर आप, है ना, असफल हो रहे हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है, है ना। कोई इंसान जो होता है वो पहली बार में सफल नहीं होता, तो आप अगर असफल हो रहे हो तो बिल्कुल मत घबराइए। तो उनसे यही पूछा कि भाई असफलता के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई असफलता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ना कि सफलता, क्योंकि सफलता से कुछ नहीं मिलता, बस, है ना, बस वो आपका ईगो बूस्ट कर देती है, इस तरीके की उन्होंने चीज कही थी। तो देखो असफलता का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो? हाँ, तो हमेशा याद रखना कि असफलता जो है ना, असफलता से ही तुम सीखोगे और अपने आने वाले, अगर बात करें, समय में फोड़ोगे, ठीक है। और अगर असफल नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है ना, तो भी अच्छी बात है, फिर तो तुम भाई गॉड गिफ्टेड नहीं, तुम लोगों की मेहनत है ना, उस चीज़ से, लेकिन डरो मत, ठीक है। तो NaCl जो है ना, उदासीन नमक है ना, उदासीन लवण है, लवण है लिखना, लवण है, क्योंकि इसका pH 7 और प्रबल और प्लवल अम्ल की अभिक्रिया से बना है, जैसे कि इस तरीके से लिखा है। Na2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्यों है भाई? क्यों भाई? अगर हम बात करें दुर्बल, नहीं, सॉरी, दुर्बल अम्ल और किसकी अगर हम बात करें, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। जैसे H2CO3 प्लस 2NaOH, है ना, बना है Na2CO3 और .2H2। बेसिकली क्या है, मैंने दूसरा एग्जांपल तुम्हें बताया है ना, NaCl में तो ये वाला बताया था। NaOH में मैं इसकी जगह पर क्या ले लेता भाई, अगर हम बात करें NaOH ले लेता और इसकी जगह पर मैं एक दुर्बल अम्ल ले लेता, फॉर एग्जांपल H2CO3। क्या ले लेता? H2CO3, ये वाला। तो ये एक दुर्बल अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल,
और साथ में ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Na2CO3, जो कैसा होगा, ये दुर्बल अम्ल, और ये प्रबल क्षार, तो ये बनाएगा एक क्षारीय लवण, और साथ में जल। तो इस तरीके की चीजें होती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि एक क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए। देखो, इसका तो बहुत सिंपल सा एक आंसर है कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है वो H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं। पर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन होती है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है, अगर मैं बताऊं तो मैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। बट ये इसकी एक कैपेबिलिटी नहीं है कि ये H+ आयन मुक्त कर सके, और H+ आयन अगर मुक्त नहीं कर सकता मतलब ये अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर सकता। अब इन दोनों का अपन पता कैसे लगाएंगे कि भाई कौन अम्लीय है और कौन अम्लीय क्यों नहीं है ना? अम्ल है तो है और नहीं है तो क्यों? तो इसका बड़ा सिंपल सा, इन सभी का है ना जलीय विलयन लीजिए। तो खुद सोचो कि जो अम्ल होगा वो H+ आयन मुक्त करेगा, ठीक है, और जो नहीं होगा वो H+ आयन मुक्त नहीं करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जहां पर आयंस होते हैं वहां विद्युत धारा प्रवाह होती है। क्या होती है? जहां आयंस होते हैं वहां विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो जैसे ही है ना, जिसमें आयंस बनेंगे वहां विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगी, और जहां पर आयन नहीं बनेंगे वहां विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। तो क्योंकि क्या होता है कि आयन जो होता है वो आवेशित कण होते हैं, और आवेश प्रवाह की धारा दर ही जो है, आवेश प्रवाह की दर ही जो है वही विद्युत धारा है। तो ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए, और एक कॉर्क पर 2 कील लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब कितने अगर बात करें, अब ठीक है, हाँ, अगर बात करें अब 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के एक साथ बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बीकर में थोड़ा NaOHCl डालिए, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, तो इसमें तो हो जाएगी। बट इसी क्रिया को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि ये H+ आयन मुक्त नहीं करते। मतलब जब हम ग्लूकोज वाले विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने की कोशिश करेंगे तो वहां बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, हाँ, तो एक बड़ा ही प्यारा सा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, pH परिवर्तन। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूँ। कि जैसे कि मान लो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो कुछ खाने का जो कण होते हैं, ठीक है, वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। अब जब वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो जब सड़ते हैं, है ना, या फिर अगर बात करें जब जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में उपस्थित होते हैं, वो उस खाने के कण को, भोजन के कण को विघटित कर कर अम्लों का स्रावण करते हैं, और उस अम्ल के कारण हमारे दांतों का क्षरण होने लगता है। तो मुंह के pH का मान जब 5.5 से कम हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया अम्ल का स्रावण कर रहा है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, है ना, दंत वल्क जो होता है वो किसका बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड या कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप होता है जो से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने जाता है, क्योंकि अम्ल जो है वो संचारक प्रकृति के होते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण करके या विघटित करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, और साफ सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय का अगर बात करें रुक जाता है। बेसिकली ये भी सुन लो कि जब भी है ना अपन टूथपेस्ट यूज करा करते हैं तो वो कैसे होते हैं, ज्यादातर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो मुंह में है वो क्या स्रावित हुआ, वो अम्ल स्रावित हुआ है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ है ना मैं आप सभी का लूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किया, आई होप तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा। ठीक है, हाँ, तो अब मैं इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूंगा, और वो प्रैक्टिस शीट के साथ तुम ढेर सारी प्रैक्टिस करो, और फिर अगर बात करें अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, हाँ भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।